एलजेपी के दो गुटों में जारी खींचतान के बीच चिराग पासवान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान पार्टी में हुई बगावत को लेकर बड़े खुलासे कर सकते हैं। इससे पहले कल चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक बुलाकर 5 सांसदों को निष्कासित कर दिया था। हालांकि पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान ये फैसला नहीं ले सकते हैं। उधर विरोधी गुट ने संसदीय दल के नेता के बाद चिराग पासवान को पार्टी अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया है। कार्यकारी अध्यक्ष सूरज भान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिकृत किया गया है। 20 जून के अंदर पशुपति पारस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। एक व्यक्ति एक पद के संविधान का नियम का पालन करते हुए श्री चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आज हटाया जाता है। दल के वरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज सिंह उर्फ सूरज भान सिंह जो पार्टी के सांसद भी रहे हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया। राजस्थान कांग्रेस में छिड़ा सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सचिन पायलट का गुट छोड़कर आए विधायकों को ही सीएम गहलोत ने उनके खिलाफ मैदान में उतार दिया है। विधायक संदीप यादव और जोगेंद्र अवाना ने पायलट गुट पर हमला बोला। इन विधायकों ने पायलट और उनके समर्थक विधायकों को गद्दार तक कह दिया। उधर विवाद को सुलझाने की आलाकमान की कोशिशें अब तक कामयाब नहीं हो सकी हैं। कमलनाथ को मध्यस्थ बनाए जाने के बावजूद विवाद के हल का कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं निकल सका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी में शामिल होने वाले कई नेता जल्द टीएमसी में वापसी कर सकते हैं। बीते दिनों टीएमसी में वापसी करने वाले मुकुल रॉय ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। सांसद सुनील मंडल और राजीव बनर्जी के टीएमसी में लौटने की सबसे ज्यादा चर्चा है। इसके साथ कई और भी बड़े नेता ममता बनर्जी की पार्टी में वापस आ सकते हैं। इन अटकलों के बीच बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात की थी और दल बदल कानून सख्ती से लागू करने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। आज से राज्यपाल 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरे से पहले ममता बनर्जी ने फिर राज्यपाल पर सवाल उठाए हैं। यूपी में जारी चुनावी सरगर्मियों के बीच ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी ने मेरे सामने घुटने टेक दिए। यूपी के अंबेडकर नगर में ओम प्रकाश राजभर ने बीएसपी से निष्कासित पूर्व मंत्री राम अचल राजभर से मुलाकात की। हालांकि ओम प्रकाश ने इस मुलाकात को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। 100 में 65 हमारा और 35 में बंटवारा, वो भी हमारा हिस्सा हो। हमारे संघ में कम से कम 1000 अहिर हैं, 1000 पंडित हैं, 1000 ठाकुर हैं। हवनो जिला बता दे जो जिला में न हो। तो इस तरह हम लोग खुद सरकार बनाने की हैसियत में, अगर पावर नहीं होता तो देश की पार्टी बोलते हैं बीजेपी वाले, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, घुटना टेक दिया है ओम प्रकाश राजभर की छोटी पार्टी है ना। कर्नाटक बीजेपी में असंतोष भड़क गया है। सीएम के खिलाफ विधायक आवाज उठा रहे हैं। नाराज गुट की बात सुनने के लिए प्रभारी अरुण सिंह दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे हैं। येदियुरप्पा ने कहा कि अरुण सिंह 2 से 3 दिन कर्नाटक में रहेंगे। सिंह के अपने दौरे में मंत्रियों, विधायकों और पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करने की संभावना है। कुछ दिन पहले ही अरुण सिंह ने कहा था कि येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन अब वो नाराज विधायकों की बात सुनेंगे। प्रशांत किशोर और शरद पवार की मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। पीके की बीजेपी विरोधी क्षेत्रीय दलों को जोड़कर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद की चर्चा हो रही है। बंगाल में प्रशांत किशोर की सलाह के बाद ममता को वापसी में मदद मिली थी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने चुनावी सर्वे और सलाह के काम को अलविदा कह देने की बात कही थी। यूपी में चुनाव करीब आने के साथ जोड़ तोड़ हो रही है। पाला बदलने का काम शुरू होता दिख रहा है। अखिलेश यादव से मिलने के लिए बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए गए 9 विधायक पहुंचे। अखिलेश यादव ने सीधे लफ्जों में कहा कि जो भी पार्टी से जुड़ना चाहेगा उसका स्वागत है। कई विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता संपर्क में भी हैं, लोग उनसे मिलने भी रहे हैं। इसी सिलसिले में जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आने वाले समय में चाहते हैं कि पार्टी में शामिल हो, चुनाव लड़ें।
ये एक लिस्ट है जिस लिस्ट में 6 लोगों के नाम दिए हैं। क्या ये लोग शामिल हो गए हैं और इसके अलावा इनके साथ और भी लोगों के आने की उम्मीद है? ये शामिल होंगे कुछ समय बाद। विधायकों के अखिलेश से मिलने के बाद जब बीएसपी से निष्कासित विधायक बाहर आए तो उनके सुर में बीएसपी के खिलाफ गुस्सा दिखा। विधायकों ने साफ कहा कि 9 विधायक अखिलेश से मिले हैं, मगर 3 विधायक और हैं जो उनके साथ हैं। पूरी कोशिश है कि 12 विधायक मिलकर एक नया दल खड़ा करेंगे। यूपी में अब सवाल ये भी है कि बीजेपी किसके चेहरे को आगे रखकर अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी, किसके चेहरे पर बीजेपी यूपी का चुनाव लड़ेगी। फिलहाल ये कहने को कोई तैयार नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर तो नहीं कह रहे, लेकिन उनकी बात से ये लग रहा है कि अभी बीजेपी ने चेहरा तय नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि एक नेतृत्व है और जो मेरा जिस सवाल का जवाब मेरे वो अभी मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। लेकिन वो नेचुरल फेस नहीं होंगे पार्टी का। मैंने कहा कि जिस सवाल का जवाब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है, उस सवाल का जवाब प्रदेश का कोई नेता नहीं दे सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि बीजेपी आखिर तक चेहरे पर सस्पेंस बनाकर रखेगी, क्योंकि ऐसी सूरत में हर वर्ग के वोटर को साधना आसान होगा। चुनावी चेहरे को लेकर बीजेपी के अंदर से उठ रही आवाजों पर विपक्ष की भी नजर है। विरोधी इसे लेकर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। ये जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, ये सही है कि पंचायत के चुनाव हैं, लेकिन कहीं न कहीं जनता का मन पता लग गया है। इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली से लखनऊ तक मीटिंग होती रही। मुख्यमंत्री जी खुद अपनी परेशानी में है, सरकार परेशानी में है। कभी दिल्ली वाले लखनऊ चक्कर लगा रहे हैं, कभी लखनऊ वाले दिल्ली में चक्कर लगा रहे हैं। राम मंदिर की जमीन के मामले में मंदिर ट्रस्ट ने सफाई दी है। ट्रस्ट का कहना है कि सुल्तान अंसारी के पास सिर्फ एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट के हिसाब से उन्होंने पहले अपने नाम बैनामा करवाया, फिर ट्रस्ट को जमीन बेची। ट्रस्ट का दावा है कि इस डील में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जमीन से जुड़े सारे किरदार भी सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जमीन के मालिक जावेद आलम हैं, जिन्होंने 2009 में जमीन बेचने की सोची। 2011 में उन्होंने 1 करोड़ रुपए में सौदा किया। 6 महीने बाद सर्कल रेट बढ़ने से जमीन 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक को बेच दी। कुसुम पाठक ने उस जमीन को रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को उतनी ही कीमत पर बेच दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से ये जमीन खरीदी। जावेद आलम और सुल्तान अंसारी का दावा है कि जिस जमीन को ट्रस्ट ने 18.5 लाख रुपए में खरीदा है, उसकी वर्तमान कीमत तो 20 करोड़ से भी ज्यादा है। हालांकि इस मामले में अभी सियासत थमती नहीं दिख रही। इस पूरे विवाद पर ट्रस्ट ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। इसमें सारे तथ्यों की जानकारी दी गई है। संघ को भी रिपोर्ट भेजी गई है। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लिखा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने जीवन में कभी किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस की ओर से सच्चाई बताए जाने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। दरअसल जय श्री राम न बोलने पर एक बुजुर्ग की पिटाई की गई थी, जिस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी को कोरोना महामारी को लेकर एमपी सरकार की ओर से अब तक किए गए कामों की जानकारी देंगे। इसके अलावा सीएम प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति और वैक्सीनेशन अभियान के बारे में भी पीएम को बताएंगे। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब मोदी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा जोरों पर है। माना जा रहा है कि एमपी से भी बड़े नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दिल्ली में इस साल 29 जनवरी को इजरायली एम्बेसी के पास हुए ब्लास्ट में शामिल 2 संदिग्धों की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। एनआईए की ओर से जारी तस्वीर में दोनों संदिग्ध चेहरे पर मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। एनआईए ने इन संदिग्धों के बारे में जानकारी देने वालों को 10-10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। यूपी में कोरोना के केस बेहद कम होने के बाद अब नई रियायतों का ऐलान कर दिया गया है।
जो अगले सोमवार यानी 21 जून से लागू होंगी। नए प्रोटोकॉल के तहत 21 जून से कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। इसके साथ मॉल और रेस्टोरेंट को भी 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। पार्क भी लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। स्ट्रीट फूड वालों को भी कामकाज की इजाजत होगी। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों में तेज बारिश हो सकती है। 16 अप्रैल से बंद ताजमहल को पूरे 2 महीने के बाद आज खोला जा रहा है। ताजमहल सहित संरक्षित स्मारक खोलने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। बीते साल 188 दिनों तक ताजमहल सैलानियों के लिए बंद किया गया था। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में 15 जून तक ताजमहल बंद रखने के आदेश थे। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने पर पर्यटन से जुड़े लोगों ने ताजमहल और अन्य स्मारकों को भी खोलने के लिए मांग उठाई थी, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। चाइनीज ऐप से ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। नोएडा स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम कंपनी के मालिक ने अपनी कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों के नाम पर 2700 सिम कार्ड एक्टिवेट करके चीन भेजे। पुलिस के मुताबिक इस सिम कार्ड का इस्तेमाल चीन से ठगी करने में किया गया। पुलिस ने टेलीकॉम कंपनी को चिट्ठी लिखकर सभी सिम कार्ड ब्लॉक करने के लिए कहा है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि कहीं इनका प्रयोग जासूसी में न हो रहा हो। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला रुद्रपुर कोतवाली के मलसी गांव के प्रीत नगर का है। बताया जा रहा है कि यहां खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पर गोलियों की बौछार कर दी। इस गोलीकांड में 2 भाइयों को गोली लगी, जिनकी मौत हो गई है। गोली चलाने वाले फिलहाल फरार हैं और पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजस्थान के सीकर में एक पुलिसकर्मी को रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामला दादिया का है। बताया जा रहा है कि पुलिस आयुक्त के दफ्तर में तैनात पुलिसकर्मी ने महिला को धमकाकर उससे रेप किया। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने महिला का अश्लील वीडियो बनाकर उसे लगातार धमकी भी दे रहा था। पुलिस की माने तो पुलिसकर्मी ने उससे शादी करने का वादा किया था, मगर बाद में मुकर गया और उसे धमकियां देने लगा। पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के देवघर में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से साइबर अपराध करने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे और उनके अकाउंट से रुपए गायब कर देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 23 मोबाइल फोन, 29 सिम कार्ड, 6 डेबिट कार्ड, 8 पासबुक और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में वायुसेना कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला उन्नाव के शुक्लागंज में बसधना हाजीपुर मार्ग का है। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स में एयरमैन के पद पर काम कर रहा जवान छुट्टियों पर घर आया था। यहाँ पहले से उसकी पुरानी रंजिश थी। इसी रंजिश के चलते दूसरे पक्ष ने उसे फोन करके बुलाया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पाक के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार आवाज उठी है। मुजफ्फराबाद के सैकड़ों युवक पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। ताजा गुस्सा जॉब रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ भड़का है। इसको युवकों ने भेदभाव और दमन करने वाला बताया है। पाक सरकार पर करप्शन के भी आरोप लगाए गए हैं। सरकार उन लोगों की नौकरी पक्की करने की जुगत में है जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें जबरदस्त मारपीट होती दिख रही है। सरकार और विपक्ष के सांसद एक दूसरे से गाली गलौज करते नजर आए। बजट के दौरान दोनों पक्षों में सिर्फ टव्वल की नौबत आ गई। विपक्षी सांसद और सरकारी खेमे ने एक दूसरे की ओर बजट की कॉपियां फेंकी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सांसद मोहसिन दावर ने बीच बचाव किया, लेकिन काफी देर तक ये हंगामा और मारपीट चलती रही। ब्रसेल्स में खुद को विश्व सुरक्षा के लिए चुनौती बताने वाले नाटो देशों के बयान पर चीन भड़क गया।
ईयू के लिए चीनी शिष्टमंडल ने नाटो के बयान की निंदा की और कहा कि चीन शांति में विश्वास रखता है, मगर धमकाया गया तो आत्मरक्षा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को बेल्जियम के राजा से ब्रसेल्स में मुलाकात की। यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच होने वाली बैठक से पहले ये मुलाकात हुई। टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर अजरबैजान पहुंचे। अजरबैजानी संसद को संबोधित करने के साथ साथ शूशा शहर का दौरा करेंगे। ये वही शहर है जिसे अजरबैजान ने आर्मीनिया से जंग में जीता था। जंग में टर्की ने अजरबैजान का साथ दिया था। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ। ब्रिटेन की यात्रा पर गए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच हुई मुलाकात के बाद अहम फैसला लिया गया। ब्रिटेन में 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का विरोध हुआ। लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर के पास सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया।